हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट लर्निंग वीडियोस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रविधियाँ। व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रविधियाँ, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। आत्मकथा जो विधि होती है, इससे भी व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है और यह एक आत्मनिष्ठ विधि होती है, सब्जेक्टिव मेथड होता है। आत्मकथा, जैसा कि इससे नाम से ही पता चलता है, इसमें व्यक्ति या तो स्वयं ही और या फिर जो परीक्षक है उसके द्वारा उसे जो निर्देश दिए जाते हैं उसके आधार पर अपने जीवन से संबंधित जितने भी अनुभव हैं, उद्देश्य हैं और प्रयोजन हैं, रुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसका विवरण प्रस्तुत करता है। या तो वह स्वयं ही करता है या फिर परीक्षक के कहने पर करता है। और यह विधि जो होती है बहुत ही विश्वसनीय होती है और एक सत्य स्रोत मानी जाती है, क्योंकि यह उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही इसके अंदर वह परीक्षक होता है और स्वयं ही पात्र होता है, इसीलिए बहुत विश्वसनीय और सत्य मानी जाती है। इस विधि का जो प्रयोग है नैदानिक अध्ययन के लिए, नैदानिक अध्ययन का मतलब है कि जो भी मानसिक संघर्ष है, मानसिक समस्याएं हैं, उसको पहचानने के लिए, उसका कारण जानने के लिए इस विधि का प्रयोग बहुत किया जाता है। इससे व्यक्तित्व के गहन पक्षों का अध्ययन होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वह अपने पूरे जीवन वृत्त के बारे में लिखता है, उसके जो भी अनुभव रहे हैं, कोई भी विशेष उसकी रुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, जो भी जीवन के उद्देश्य रहे हैं, तो उन सबको पढ़ करके, उन सब के बारे में जान करके उसके गहन पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है। और नैदानिक अध्ययन में इस तरह से इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होगी आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी। अब नेक्स्ट है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन विधि। अवलोकन विधि का मतलब होता है कि यदि हम अपनी पांचों इंद्रियों से यदि किसी चीज़ को देख कर, महसूस करके और उसके बारे में जांच पड़ताल करके पता लगाते हैं, वह निरीक्षण विधि कहलाती है या अवलोकन विधि कहलाती है। यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार और लक्षण और उसके शील गुणों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जो भी व्यक्ति की वास्तविक परिस्थिति है उसमें उसका व्यवहार किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसके शील गुण हैं, उन्हें देख करके, उन्हें अनुभव करके उसका अध्ययन किया जाता है, इसीलिए अवलोकन विधि कहलाती है। यह विधि जो है, निरीक्षण या अवलोकन विधि, दो प्रकार की होती है। एक तो सहभागी निरीक्षण होता है, असहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षण वह होता है जिसमें अध्ययनकर्ता या निरीक्षक प्रयोज्य के समूह का सदस्य बन जाता है, यानी जिस व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना है वह जिस समूह में रहता है, तो उस समूह में जा करके वह उसका सदस्य बन जाता है और वहाँ सदस्य बन करके उसके व्यवहारों का निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, अध्ययन करता है। तो यह सहभागी निरीक्षण कहलाता है। असहभागी निरीक्षण यानी इसमें अध्ययनकर्ता जो है या निरीक्षक जो है वह प्रयोज्य के समूह से बाहर रहता है और उसके व्यवहार का जो निरीक्षण है या अवलोकन है वह दूर से ही करता है कि किस प्रकार समूह की उसके साथ अंतक्रिया है या उसकी समूह के साथ अंतक्रिया हो रही है, व्यवहार, शील गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, तो यह दूर से ही रह करके अध्ययन करता है। एक और होता है अर्ध सहभागी निरीक्षण, जिसके अंदर कुछ समय तक अध्ययनकर्ता जो है वह समूह के अंदर रहता है और कुछ समय पर बाहर जाकर, यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ वह रह करके उसके व्यवहार का निरीक्षण करता है या अवलोकन करता है और उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट मेथड है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्रचलित विधि है। साक्षात्कार के अंदर जैसा कि हम जानते हैं इसमें दो व्यक्ति होते हैं, उनके मध्य एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति तो होता है प्रयोज्य और दूसरा जो अपने जीवन से संबंधित सूचनाएं देता है। यानी प्रयोज्य जो सूचनाएं उससे मांगता है या पूछता है, तो दूसरा व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं उसे
बताता है। और जो दूसरा व्यक्ति यानी साक्षात्कार करता होता है, जो भी प्रश्न पूछता है, सूचनाएं एकत्रित करता है, उन सब सूचनाओं को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करता है और फिर मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालता है कि व्यक्तित्व किस प्रकार का है या उसका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है। यह जो साक्षात्कार विधि है, यह भी 2 प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जैसे असंरचित साक्षात्कार, यानी 2 व्यक्तियों के मध्य ऐसा साक्षात्कार, ऐसा वार्तालाप जिसमें साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाने हैं वे पूर्ण रूपेण पूर्व निश्चित नहीं होते हैं, यानी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे उसी वक्त बनाए जा रहे हैं अध्ययनकर्ता के द्वारा और उससे पूछे जा रहे हैं। और फिर होता है संरचित साक्षात्कार। इसमें जो अध्ययनकर्ता प्रश्न पूछता है व्यक्ति से, तो उसके लिए वह पूर्व में ही प्रश्न लिख लेता है एक कागज़ में। तो ये यहाँ जो प्रश्न होते हैं वह पूरी तरह से पूर्व निश्चित होते हैं। उसकी विषय सूची क्या है, क्रम, प्रश्नों का जो क्रम है, उसकी भाषा है, ये सब पूरी तरह से पूर्व निश्चित होती है। और जो साक्षात्कार करता है वो पूर्व निर्धारित प्रश्नों से ही प्रश्न पूछना शुरू करता है और जो प्रयोज्य होता है वह उनके उत्तर देता रहता है। प्रयोज्य से जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उनका साक्षात्कार के उद्देश्य से सीधा संबंध होता है, जो उसके व्यक्तित्व के पक्ष से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि उसके जो प्रयोज्य व्यक्ति है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रश्नों को वह पहले ही लिख लेता है या निश्चित कर लेता है और फिर उससे पूछताछ करता है। तो यह हो गया संरचित साक्षात्कार। इसके अलावा भी कई साक्षात्कार हैं, जैसे नैदानिक साक्षात्कार है, जिसे गहन साक्षात्कार भी कहते हैं, और जिसके अंदर व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, उन और संघर्ष जो उसने किया है उसके अध्ययन किया जाता है। और निदानात्मक साक्षात्कार होता है, जिसमें जो साक्षात्कर्ता होता है वो किसी खास रोग के जो संभावित कारण होते हैं उसका पता लगाने के बारे में जो प्रयोज्य होता है उससे पूछताछ करता है। और चयन साक्षात्कार भी होता है, कोई भी पद या नौकरी के चयन के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और शोध साक्षात्कार होता है। इस तरह के साक्षात्कार में जो साक्षात्कार करता होता है, अध्ययन करता होता है, वह किसी शोध की समस्या के बारे में विस्तृत रूप से प्रयोज्य से पूछताछ करता है और अपने आंकड़ों का या तथ्यों का संकलन करता है। तो ये हो गए साक्षात्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांशतः साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। और अब आता है व्यक्तित्व प्रश्नावलियाँ विधियाँ। रीट में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ तक कि ये जो सूचियाँ हैं, जो इसकी विधियाँ हैं, उसके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। व्यक्तित्व प्रश्नावली विधियों के अंदर जो प्रश्नावली होती है उसके माध्यम से प्रयोज्य के सामने प्रश्नों का एक समूह प्रस्तुत किया जाता है और वह उन प्रश्नों का उत्तर या तो संक्षिप्त में उत्तर दे करके करता है या उसके आगे कुछ चिन्ह लगे होते हैं उनमें से चुन के करता है या विकल्पों को चुन करके उनका उत्तर देता है। अब आइए देखते हैं कि यह जो व्यक्तित्व प्रश्नावलियाँ हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहली विधि हम पढ़ते हैं बेल समायोजन सूची। और इस सूची को सर्वप्रथम दिया था बेल ने 1934 में दिया था और इसके अंदर होते हैं 140 पद होते हैं। और इस बेल समायोजन सूची से इसकी मदद से व्यक्ति के जीवन के 5 पहलुओं में समायोजन का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने पद होते हैं और किसने इस विधि को दिया था। नेक्स्ट, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। यह भी रीट के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि MMPI का फुल फॉर्म क्या है। और एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि क्या MMPI प्रक्षेपण विधि है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक प्रक्षेपण विधि नहीं है बल्कि यह एक व्यक्तित्व प्रश्नावली विधि है। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि हम आगे पढ़ेंगे और अभी हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व की प्रश्नावलियाँ। तो जो MMPI टेस्ट है इसकी जो खोज करी थी या इसको जिसने दिया था सर्वप्रथम JC मैककिनले और SR हाथवे ने दिया था। और इसके अंदर पद होते हैं 566 पद होते हैं और
यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उस व्यक्ति के किस प्रकार से समायोजन है, किस प्रकार से संवेगात्मक व्यवहार होता है और उसकी मानसिक व्याधियों का अध्ययन करने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है। यह सभी मानकीकृत सूचियां हैं। नेक्स्ट आता है कैलिफोर्निया व्यक्तित्व परिसूची। इस परिसूची में अब कितनी मापनियां होती है, तो इसमें 5 मापनियां होती है जो कि प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और अंतर माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए और जो प्रौढ़ व्यक्ति है उनके व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है, इस प्रश्नावली विधि को काम में लिया जाता है। अब आता है कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण। तो कैटल को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं शील गुण में। इसने जो 16 पीएफ परीक्षण दिए थे, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 व्यक्तित्व कारक दिए थे, जिसके अंदर इन्होंने 16 शील गुण बताए थे। इस परीक्षण के अंदर 181 पद है और इसके अंदर जो उत्तर होता है वह परीक्षार्थी ने प्रत्येक पद के लिए सत्य, असत्य या संदिग्ध विकल्प दिए हुए होते हैं और उसमें से उसे एक का चुनाव करके देना होता है। और नेक्स्ट है बर्नर यूटर व्यक्तित्व परिसूची। इसके अंदर 125 पद होते हैं और इस परिसूची के अंदर व्यक्तित्व के जो 6 प्रमुख पहलू होते हैं, कौन से पहलू होते हैं, जैसे मन स्थापी है या उसकी प्रवृत्तियां हैं, स्वनिर्भरता, अंतर्मुखिता, बहिर्मुखिता और प्रभुत्वता, उसका आत्मविश्वास और सामाजिकता। इन गुणों का, इन 6 प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करती है। तो यह है बर्नर यूटर व्यक्तित्व परिसूची। नेक्स्ट थर्स्टन स्वभाव सूचिका, इसको दिया था थर्स्टन ने और यह व्यक्तित्व के 7 कारकों का अध्ययन करती है। और वो कारक कौन से हैं, एक तो सक्रिय है, उत्साही, आवेगी, प्रभुत्वशाली, स्थिर, सामाजिक, चिंतनशील। इन 7 कारकों का अध्ययन करती है थर्स्टन स्वभाव सूचिका और इसमें जो पदों की संख्या है वह 140 है। यह तो होगी प्रश्नावली विधि, जो प्रश्नावली विधि है वह, और यह तो हो गई प्रश्नावली विधियां। और अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवृत्त विधि यानी केस स्टडी के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिया था फ्रेडरिक ली प्ले ने 1840 में और यह व्यक्तिक विधि होती है। किसी व्यक्ति के, किसी भी इकाई के, कोई व्यक्ति भी इकाई हो सकता है, कोई समाज भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, तो उसका गहन अध्ययन किया जाता है, डीप स्टडी की जाती है व्यक्तिवृत्त यानी केस स्टडी विधि में। केस कोई इकाई होता है, वह इकाई समाज भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाता है कि उस व्यक्ति के या उस समाज के जो गुण दोष हैं या उसकी असामान्यताएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है और गहन अध्ययन किया जाता है। इस विधि के अंदर जो प्रयोज्य होता है वह उस व्यक्ति के जो स्वयं वर्णित वृत्तांत है, यानी उसने अपने बारे में जो भी खुद कहा है, उसके अलावा उसके परिवार के लोगों से, वह जिन जिन लोगों से मिलता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, तो उन सभी लोगों से और उसकी जो परिवार है, उसका इतिहास है, उससे संबंधित जानकारी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, समाज के लोग किस प्रकार के हैं, सामाजिक संस्कृति क्या है, सामाजिक संबंधों के बारे में और समाज में किस प्रकार अंतःक्रिया होती है, स्वास्थ्य का विवरण क्या है, चिकित्सा की क्या क्या विधियां अपनाई जाती है, उन सभी का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी गहन अध्ययन उस इकाई के बारे में किया जाता है। अब कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जैसे कि परिचय संबंधी सूचनाएं ली जाती है कि उसका क्या नाम है, उसकी श्रेणी क्या है, जन्म तिथि क्या है। परिचय सूचनाएं हैं जैसे कि उसका नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, उसकी भार और लंबाई क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, किस जगह पर वो रहता है, सामान्य जो स्वास्थ्य का लेवल क्या है। तो ये सामान्य परिचय सूचनाएं उससे ली जाती है। उसके बाद उसके परिवार के इतिहास से संबंधित सूचनाएं भी कलेक्ट की जाती है, जैसे उसके माता पिता की क्या आयु है, परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा कितनी है।
इसके अलावा भाई बहनों की संख्या कितनी है और उनके संबंध किस प्रकार से हैं, घर में मेहमानों का आना जाना कैसा है, तो इससे संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जाती है। शिक्षा और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी यानी उसके जो वह खुद व्यक्ति है या बालक है, उसके भाई बहन की क्या शिक्षा है, क्या उसकी रुचियां हैं, उसके मनोरंजन के साधन क्या है, इससे संबंधित जानकारी। शारीरिक स्वास्थ्य में उसके शारीरिक आकार है, उसकी बनावट है, किस प्रकार के रोग है या आनुवांशिक रोग है, निदान उनका किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से चिकित्सा हो रही है। शैक्षिक विकास से संबंधित है कि उस व्यक्ति का या उस बालक का विद्यालय में किस प्रकार से उसकी उपलब्धियां रही है और उसका समायोजन किस प्रकार का था, उसकी अभिवृत्तियां किस प्रकार की थी। साथ ही उसके सामाजिक विकास और उसके संबंध, मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित सूचनाएं भी इसके अंदर एकत्रित की जाती है कि उसकी बुद्धिलब्धि क्या है, रुचियां, अभिरुचियां, क्षमताएं, सृजनात्मकता आ जाती है इसके अंदर। तो यह सब सूचनाएं एकत्रित करके उसका गहन अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। यह विधि अधिकांशतः जो समस्यात्मक बालक होते हैं और क्रिमिनल केसेस के लिए भी, अधिकतर जो आपराधिक मामले होते हैं उनके लिए भी यह विधि काम में ली जाती है, बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। तो यह हो गई व्यक्तिवृत्त यानी केस स्टडी मेथड। अब नेक्स्ट है समाजमिति विधि यानी सोशियोमेट्रिक मेथड। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जे लेवी मोरेनो यानी जैकब लेवी मोरेनो ने। ये एक मनोचिकित्सक थे, साइकेट्रिस्ट थे और इस विधि के अंदर एक समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है और समूह के अंदर जितने भी सदस्य हैं उस प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक जो सामाजिक संबंध होते हैं उनकी क्या स्थिति है और पारस्परिक सामाजिक संबंधों की स्थिति को मापा जाता है। तो इन संबंधों की स्थिति को मापने की यह एक तकनीक है और यह एक संख्यात्मक शोध विधि है। यह समूह के सदस्यों के बीच मौजूद सामाजिक संबंधों का एक माप है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समाजमिति विधि क्या होती है। तो ऑप्शन था यह समूह के सदस्यों के बीच आपस में मौजूद जो सामाजिक संबंध होते हैं उनको मापने की एक विधि है। यहाँ पर हम एक आरेखी चित्र देख सकते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि यह एक समूह है जिसके अंदर यह सभी व्यक्ति है, ABCDEFGHIJL तक यह सारे समूह के सदस्य हैं। मोरेनो ने दिया था, इस सिद्धांत के आधार पर यह रेखा चित्र बताया गया है जिसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि जो दो तरफ तीर है वे आकर्षण को यानी परस्पर अंतःक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं और जो एक तरफ तीर है ये देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये एक तरफा आकर्षण को बता रहे हैं। और जो डॉट डॉट है ये रेड लाइन से बताया गया है, यह बता रहा विकर्षण यानी ये इससे दूर जा रहा है, इससे इंटरेक्शन नहीं करना चाहता है। तो इस तरह का एक आरेख दिया है, इससे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ ए और बी के बीच में दोनों तरफ है एरो का निशान है तो यहाँ आकर्षण है। तो सबसे ज़्यादा दोनों तरफ के एरो कहाँ है, तो यहाँ हम देख सकते हैं सी के पास सबसे ज़्यादा है। यहाँ देखिए यहाँ से भी इंटरेक्शन आपस में हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो यह नायक की भूमिका में है, स्टार की भूमिका में है। अब हम देखते हैं जी को, तो जी को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए डॉट डॉट लाइन है, बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर विकर्षण हो रहा है, तो यह तिरस्कृत है। और उसके बाद में आई और जे की स्थिति हम देखते हैं, यहाँ आई है, आई भी एक तरफा इंटरेक्शन हो रहा है और जे ये रहा और जे में भी एक तरफा इंटरेक्शन है और यहाँ पर तो विकर्षण हो रहा है, तो यह उपेक्षित है। और एच को देखिए एकदम ही अलग थलग पड़ा है, ना तो यहाँ कोई आकर्षण है ना कोई विकर्षण है और ना ही एक तरफा भी आकर्षण है, यह एक अलग ही पड़ा है, तो यह विविक्त है। तो इस तरह से यह जो आलेख है यह समूह के जो सदस्य हैं उनके आपस के संबंध, उनकी पसंद नापसंद का एक ग्राफ या निरूपण व्यक्त करता है और साथ ही उनके जो सामाजिक समायोजन है उनको भी
स्पष्ट करता है। समाज मिति विधि का एक प्रमुख लाभ ये होता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि यह व्यक्ति के या बालकों के जो उपयुक्त समूह होते हैं उसमें उसको वर्गीकृत किया जा सकता है और इससे व्यक्तित्व को जान करके उसके जो आपस के संबंध हैं उसमें सुधार लाया जा सकता है। यह हो गया समाज मिति विधि। अब नेक्स्ट आता है परिस्थिति परीक्षण विधि यानी सिचुएशनल टेस्ट। इसको दिया था मे और हॉर्ट शॉर्न ने। इस विधि के अंदर जो परीक्षक होता है वह वास्तविक जीवन जैसी लघु स्थितियों का निर्माण करता है, यानी प्रयोज्य की जो वास्तविक जीवन चल रहा होता है उसका अध्ययन करने के लिए वह वैसी ही छोटी छोटी स्थितियों का निर्माण करता है और उसके व्यवहार का अध्ययन करता है और उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसीलिए इसे परिस्थिति परीक्षण कहते हैं, क्योंकि परिस्थिति का निर्माण कर दिया जाता है, एक छोटी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्रम निर्धारण मापनियाँ यानी रेटिंग स्केल। इसके अंदर रेटिंग दी जाती है, नाम से ही पता चल रहा है कोई भी व्यक्ति है उसके कोई भी विशेष गुण है, उसका विशेष व्यवहार है, उस पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके संपर्क में जो लोग हैं उनसे मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंदर जिस गुण का मूल्यांकन हमें करना होता है उस गुण को ही हम 5 कैटेगरी में 5 श्रेणियों में बांट देते हैं और मूल्यांकनकर्ता जो होता है उसके संबंध में अपना मत प्रकट करता है। हमने उसके गुण को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब जहाँ मूल्यांकन करवाना है उनको कहते हैं कि इन कैटेगरियों में अपना मत प्रकट कीजिए और उसके बाद में जिस कोटि का सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं यानी जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वह व्यक्ति के उस किसी विशेष गुणों के लिए उसी प्रकार का वह समझा जाता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति के नेतृत्व गुण के बारे में मूल्यांकन करना है कि उसका नेतृत्व गुण किस प्रकार का है, तो सबसे पहले हमने इसको 5 कोटियों में डिवाइड कर दिया। पहला बिल्कुल अयोग्य, फिर अयोग्य, सामान्य, अधिक योग्य और सबसे अधिक योग्य। और उसके आसपास के लोग हैं या वह जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ उस मूल्यांकन करने के लिए यह दे दिया जाता है। उसके बाद में लोग जब उसका मूल्यांकन करते हैं, अपना मत प्रकट करते हैं, मान लीजिए बिल्कुल अयोग्य के लिए 1 वोट मिला, अयोग्य के लिए 2 मिला, सामान्य के लिए भी 1 मिला, अधिक योग्य के लिए 4 मिले और यहाँ मिला उसको, यहाँ पर भी उसको 4 मिले। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा वोट मिला उसको अधिक योग्य, सबसे अधिक योग्य। तो इसी प्रकार का उसका गुणी व्यक्तित्व समझा जाता है, यानी वह नेतृत्व करने के लिए योग्य है, बहुत अधिक योग्य व्यक्ति है। इसमें जो यह विधि होती है इसके अंदर संख्यात्मक श्रेणियाँ बनी हुई होती है या आलेखीय श्रेणियाँ भी बनी होती है। यहाँ हमने ये शब्द लिखे हैं बिल्कुल अयोग्य, योग्य, सामान्य। यहाँ हम रेटिंग भी दे सकते हैं, इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3, 4, 5 और यदि किसी अधिकतर ने ये 4 ही राइट किया है उसको चिन्ह लगाने के लिए दे दिया जाता तो उन अंकों को जोड़ करके उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रविधियाँ और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपण विधियों के बारे में। और टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोज़। थैंक यू।